ये वो खबर है जिसका असर देश के 23 लाख छात्रों पर सीधे पड़ा है। वो छात्र जिन्होंने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट यूजी की परीक्षा बड़ी उम्मीद से दी थी, लेकिन उनके सपनों पर एक बार फिर पेपर लीक का ग्रहण लग गया है। अब यह परीक्षा दोबारा होगी। पेपर लीक से जूझते सिस्टम और छात्रों की परेशानी पर हमने सरल शब्दों में फिक्र की एक क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नोत्तरी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आप पूरी खबर समझ जाएंगे। पहला प्रश्न, नीट यूजी 2026 परीक्षा का क्या हुआ? उत्तर है, यह परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन अब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसे रद्द कर दिया है। दूसरा प्रश्न, नीट यूजी 2026 परीक्षा क्यों रद्द की गई? उत्तर है, पेपर लीक की वजह से रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। तीसरा सवाल यह है कि अब यह परीक्षा कब होगी? अभी एनटीए ने परीक्षा रद्द की है, दोबारा एग्जाम की तारीख घोषित नहीं की है, उम्मीद है जल्द तारीख का ऐलान होगा। चौथा सवाल, क्या छात्रों को फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? जवाब है, एनटीए ने साफ किया है कि इसकी जरूरत नहीं है, यानी पुराने रजिस्ट्रेशन पर ही दोबारा एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पांचवा सवाल, क्या इस बार छात्रों के परीक्षा केंद्र बदले जाएंगे? उत्तर है नहीं, एग्जाम सेंटर में कोई बदलाव नहीं होगा। छठा सवाल, क्या छात्रों को दोबारा परीक्षा के लिए पैसे देने होंगे? एनटीए ने साफ किया है कि छात्रों को कोई फीस नहीं देनी है, बल्कि उन्होंने पहले जो फीस दी थी वो भी लौटा दी जाएगी। सातवां सवाल, अगर पेपर लीक हुआ है तो इसकी जांच कौन करेगा? एनटीए ने इसकी जांच सीबीआई के हवाले कर दी है और सीबीआई ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि नीट यूजी के प्रश्न परीक्षा से पहले ही लीक हो गए थे। 7 मई से राजस्थान एसओजी इसकी जांच भी कर रही थी। एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह आज सफाई देने आए, हालांकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, कुछ नया भी नहीं था, इसीलिए सिर्फ इतना कहा कि गड़बड़ी हुई है और जांच सीबीआई कर रही है। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे, जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। पेपर जो एडमिनिस्टर किया गया था 3 तारीख को, जो 4 वर्जन पेपर के होते हैं, उनमें से कोई पेपर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है, परंतु यह जरूर कहूँगा कि एक भी प्रश्न अगर हमारे प्रश्न पत्र से मैच कर जाता है तो हमारी जो जीरो टॉलरेंस की और जीरो एरर की जो प्रतिबद्धता थी वह वायलेट होती है। हमारा जो प्रोसेस है वो वायलेट होता है और हम उसकी जिम्मेदारी लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा क्यों होगी, सवाल यह है कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष ने सबसे पहले छात्रों की फिक्र को प्रमुखता से उठाया। कल इसी शो में हमने आपको बहुत डिटेलिंग की थी। एनटीए के निर्णय के बाद अब भी कई सवाल हैं। 23 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला कौन है? एग्जैक्ट नंबर जानते हैं आप? 22,79,000। सोचिए, और फिर उनके परिवार वाले कितने लोग अफेक्टेड है इससे? अगर एनटीए की तैयारी पूरी थी तो पेपर लीक कैसे हुआ? सवाल खड़ा यहां पर यह होता है, 15 दिन तक 15 डेज गेस्ट पेपर सर्कुलेट हो रहा था, किसी को समझ में नहीं आया कि लीक हो चुका है। फिर क्या एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में कोई बड़ी खामी है? यह तैयारी कर रहे थे एग्जाम में क्या होगा, उससे पहले ही कुछ हो गया। फिर नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी आखिर कब तक जारी रहेगी? कौन है वो सिस्टम में जो बार बार लूप होल का फायदा उठाता है? यूपीएससी सिविल सेवा जैसी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं तो नीट यूजी में क्यों? सोचिए, इस दुनिया में कितने एग्जाम्स होते हैं, भारत में ही होते हैं। जीमैट होता है, सैट होता है, आइल्स होता है, टोफिल होता है, कहीं पर कुछ नहीं गड़बड़ होता है, यहां पे गड़बड़ होती है। सख्त कानून के बावजूद पेपर लीक के सरगना कैसे सक्रिय हैं? क्यों पेनलाइजेशन, क्यों पनिशमेंट ज्यादा सीवियर नहीं है? क्या ऐसे मामलों में सिर्फ जांच का आदेश देना ही काफी है? बार बार आखिर परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी कब तय होगी? सोचिए, देश में पेपर लीक पर ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? हम जानते हैं ऐसे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। छात्रों और उनके अभिभावक भी यही सोच रहे होंगे कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर कौन यह भरोसा देगा कि आगे भी पेपर लीक नहीं होगा? उन छात्रों के बारे में सोचिए जो हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं,
दोस्त, परिवार और छुट्टियां तक कुर्बान कर देते हैं और जब परीक्षा देकर आते हैं तो खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया है, इसीलिए परीक्षा रद्द हो गई है। एजेंसियां कह देती हैं कि दोबारा परीक्षा करवाएंगे, लेकिन पेपर लीक करने वाले माफिया सरगना की सजा छात्र क्यों भुगते हैं? देश की इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें 23 लाख छात्र बैठते हैं, क्या यह सिस्टम उसे भी निष्पक्ष तरीके से नहीं करा सकता? आज हम परीक्षा सिस्टम और उसकी खामियों को डिकोड करेंगे, पेपर लीक नेटवर्क की पोल खोलेंगे, लेकिन पहले आप उन छात्रों का दर्द सुनिए जिनकी मेहनत भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ गई। 12-12 घंटे 14-14 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ना और उसके बाद परीक्षा देना, उसके बाद एग्जाम रद्द हो जाना, ये कहीं ना कहीं छात्रों के मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का एक तरीका है। 15-15 घंटे स्टडी करना आसान नहीं होता, मतलब सब चीज़ें अपनी छोड़नी पड़ती हैं। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा हमारी मेहनत पे पानी फिर गया है। हम इस वक्त एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पहुंचे हैं जहां पर बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। 20,000 10,000 जो रेट में पेपर बिक जाते हैं उसको 600 नंबर वाले के मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो सर ये अच्छी बात तो नहीं है सर। इतना मेहनत करने के बाद अगर लीक हो जाए तो सर अच्छा थोड़ी लगता है। 3 मई को हुई नीट एग्ज़ाम रद्द कर दी गई है, अब ये एग्ज़ाम फिर से होगी। स्टूडेंट्स का क्या कहना है, क्या मानना है और कितने परेशान हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से एग्ज़ाम्स रद्द की गई हो। 11वीं से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी मेरी 12वीं चल रही है और ये मेरा काफ़ी मोरल डाउन करता है क्योंकि अगले साल मुझे भी देना है। बच्चे 2 साल से और जो ड्रॉपर हैं वो भी प्रिपेयर करते हैं एंड आफ्टर ऑल पेपर लीक हो जाता है तो वो उनको बहुत ही डिस्टर्ब कर देता है मेंटली। गलत चीज़ हुई है, लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए अच्छे से, इसके पीछे जिसका हाथ है उसको भी पकड़ा जाना चाहिए। लाइक इट्स अ ड्रीम हमारा कि हम भी स्टेटोस्कोप पहनेंगे और देश की सेवा करेंगे और हम पूरे 2 साल से इसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। जब हमें पता चलता है कि एक स्कैम की वजह से जो है ये पेपर दोबारा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा है, खास तौर पे हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। एनटीए कितनी बड़ी एसोसिएशन है, कितनी बड़ी एसोसिएशन है, उससे ऐसी गलतियां हो रही है, पेपर लीक करना फॉर पिछले 3 साल में से 2 साल में पेपर लीक हुआ है और फिर आप डिसीजन ले रहे हो पेपर कैंसिल करने का। कुछ भी नहीं, अपने सारे इंटरेस्ट को साइडलाइन कर बड़े अच्छे से मेहनत की होगी, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा एक ट्रॉमा, एक सजा है। अथॉरिटीज से क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे अथॉरिटीज? अपना सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत करें ताकि पेपर लीक की जो संभावना है वो ना आ सके। इस पूरे मामले में एक जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो है मनी ट्रेल का। अगर मनी ट्रेल को ट्रैक करें, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना फॉलो द मनी, तो शायद आने वाले समय में बहुत सारी चीजों को प्रीएम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या मनी ट्रेल को ट्रैक किया जा रहा है? सोचिए जरा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई की टीम जयपुर में एसओजी के मुख्यालय गई और अब तक की जांच से जुड़े दस्तावेज दिए। अब तक जितने लोग हिरासत में लिए गए हैं वो भी सीबीआई के हवाले किए जाएंगे। सीबीआई की टीम अलग अलग लोकेशन पर जांच कर रही है। जांच के दायरे में एनटीए के अफसर भी होंगे जिनसे पूछताछ हो सकती है। यहाँ सीबीआई के अधिकारी दिल्ली से राजधानी जयपुर की एसओजी है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ सीबीआई के अधिकारी दिल्ली से सीबीआई के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। सर लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, सर लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है और सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है। सर सीबीआई से आस है बच्चों के पेरेंट्स को एफआईआर दर्ज करिए। सर एफआईआर के बारे में बता दीजिए। सर एफआईआर दर्ज कर ली है, सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है। लास्ट स्टार्ट हो गया आपका, ये एटलीस्ट ये तो बता दीजिए कितने आरोपी हैं सर? तो बोलिए सर। प्रेस नोट जारी कर दिया है सर, एसओजी ने प्रेस नोट। देश के नौनिहालों का भविष्य का सवाल है। सीबीआई के देखिए आप सीबीआई के अधिकारी हैं, यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चुप्पी पूरी तरीके से जो है साधी हुई है और कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एसओजी में जो सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। किसी भी देश की कामयाबी के पीछे 2 बड़े फैक्टर होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अभी एक किताब अगर आप पढ़ें वर्ल्ड इन 2050, उसमें भी लिखा है पहला फैक्टर एजुकेशन और दूसरा डेमोक्रेसी। अगर एजुकेशन सिस्टम को बायपास कुछ फ्रॉडस्टर्स, कुछ चीटर्स करने लग जाएंगे तो फिर वो देश आगे कैसे बढ़ेगा? अब तक की जांच के मुताबिक इस पेपर लीक में नासिक को शुरुआती केंद्र माना जा रहा है। ध्यान से देखिएगा इसको, आपको मैप के जरिए पेपर ट्रेल समझाते हैं। ध्यान से देखिए, महाराष्ट्र के नासिक में नीट यूजी का पेपर छापा गया। ओके, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ही पेपर की कॉपी बना ली गई।
नासिक से यह पेपर पहुंचा हरियाणा के गुरुग्राम। यहां एक डॉक्टर के पास यह पेपर डिलीवर होता है। फिर गुरुग्राम के बाद अगला पड़ाव बना राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पेपर पहुंचता है। जयपुर से पेपर राजस्थान के ही जमवा रामगढ़ पहुंचा। फिर जमवा रामगढ़ से सीकर यहीं वो गेस्ट पेपर तैयार हुआ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वायरल हो गया। सीकर से ये पेपर अलग अलग दिशाओं में फैल गया। जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड और केरलम तक ये पेपर पहुंच गए। ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं है, ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं है, बल्कि संगठित अपराध है और उसका पूरा अखिल भारतीय नेटवर्क। सवाल है कि सिस्टम को इसका पता क्यों नहीं चला, या पता होते हुए भी उसने आंखें बंद कर रखी थी। इस मामले में पेपर लीक के शुरुआती जंक्शन नासिक से एक अभियुक्त शुभम खैरनार को हिरासत में लिया गया है, जिससे पुलिस ने पूछताछ की है। अब उसे सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। उसे दिल्ली लाया जा सकता है। हालांकि शुभम के पिता का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है। सूत्रों का दावा है कि प्रश्न पत्र की पहली डिजिटल कॉपी नासिक में ही बनाई गई। फिर यह डिजिटल कॉपी सॉल्वर गैंग तक पहुंचाई गई, जिसमें निजी कुरियर कर्मचारी शुभम की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। आरोप है कि शुभम को 30 मिनट तक सुरक्षित ट्रंक की एक्सेस की अनुमति दी गई। HD पोर्टेबल स्कैनर से पेपर स्कैन होने का दावा किया जा रहा है। व्हाट्सएप के कथित प्राइवेट माफिया ग्रुप में पेपर शेयर होने की आशंका है। नासिक में संदिग्ध शैडो सर्वर की तलाश चल रही है। शक है कि इसी सर्वर के जरिए पेपर की इमेज पोस्ट की गई और NTA के सिस्टम को चकमा दिया गया, यानी लॉजिस्टिक चेन में सेंध लगाए जाने की आशंका है, जिसका पता जांच में चलेगा। सबसे पहले चुरू के रहने वाला एक शख्स जो MBBS की पढ़ाई केरल से कर रहा था, उसके पास एक पेपर आता है। वो पेपर राजस्थान के रहने वाले, खास करके जो सीकर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे राकेश मांडविया के पास वो पेपर भेजता है। राकेश एक कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं। वो अपने बच्चों को, पढ़ने वाले वहाँ जो बच्चे हैं, उन बच्चों को वो पेपर भेजते हैं और उसके बाद बच्चे उस पेपर के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जब राकेश मांडविया ने देखा कि ये तो बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जो पूरे के पूरे 100% मिल गए थे, तो उन्होंने इस बाबत जाके पुलिस को कंप्लेन की और कंप्लेन करने के बाद बताया कि हमारे पास ये पेपर, मेरे पास ही नहीं कई सारे बच्चों के पास भी ये पेपर है। उसके बाद राजस्थान पुलिस ने राकेश से पूछताछ शुरू की और पूछताछ में पता चला कि केरल में रहने वाला शख्स जो मूलतः रहने वाला चुरू का है, उसने जो है ये पूरी की पूरी पेपर जो है उनको उपलब्ध कराई और फिर एक के बाद एक तार जुड़ते चले गए। राकेश की निशानदेही पर ही मनीष से पूछताछ की गई और मनीष को पकड़ा। मनीष ने बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र कनेक्शन इसमें शामिल आया और नासिक में उसने एक शख्स को ये सब कुछ डील किया था। इसके अलावा लातूर का भी नाम आया। इन सब के बीच राकेश मांडविया बचने के लिए देहरादून चला गया था। ऐसे में उत्तराखंड का कनेक्शन भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। इस बीच पेपर हरियाणा भी पहुंचा और हरियाणा मनीष के माध्यम से पहुंचा और बिहार कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अब सवाल उठता है कि कैसे छात्रों के बीच पहुंचा, तो बाकायदा इसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए। इन ग्रुप के माध्यम से जो पेपर है वो बच्चों तक पहुंचा। इसमें पैसों की लेन देन भी हुई और मनी ट्रेल को स्टैब्लिश करने के बाद ही SOG ने, राजस्थान पुलिस ने NTA को इस बात की जानकारी दी कि इस तरीके की पूरी कहानी हुई है। ये जो मनीष शख्स है, बाकायदा उसका प्रिंटिंग प्रेस भी है और उसी प्रिंटिंग प्रेस से लीक भी हुआ। इस तरह की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहाँ पे आने वाला है इस एक्यूज को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा। खैर, अब सीबीआई जांच से यह पता चलेगा कि पेपर लीक का अखिल भारतीय नेटवर्क सिर्फ इन्हीं राज्यों तक सीमित है या फिर इसका विस्तार अन्य सूबों तक फैला हुआ है। लेकिन NTA को यह समझना होगा कि इससे छात्रों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं होगी। शिक्षा क्षेत्र के एक्सपर्ट भी यही मान रहे हैं। आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चोर चोरी नहीं करेगा। चोर की तो यही भाई वृत्ति है, वो तो करना ही चाहेगा चोरी। तो इसके ऊपर एक नेटवर्क तो बना हुआ है, पर ये नेटवर्क बार बार हमला करे, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में ढिलाई है। एक बार पेपर लीक हो तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, किसी की नीयत खराब थी, पर इतनी आसानी से बार बार पेपर लीक हो रहा है और आम जैसे लोग, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, बहुत बड़े टेररिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं। आम लोग हैं जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा का धंधा करते हैं, कोई सरकारी ऑफिसर हैं जो नीट का पेपर 5 लाख रुपए में, 50,000 रुपए में लीक करते हैं। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं सिस्टम की एक बड़ी फॉल्ट है और मेरे ख्याल से सजा का प्रावधान बहुत ही सस्ता है। कि अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें इसके ऊपर ठीक ढंग से काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए हमारा ये जो सिस्टम है, ये एक पेपर पेन एंड पेपर करके करवाया जाता है,
ये मुझे लगता नहीं है कि ये कारगर सिद्ध हो रहा है। इस पेपर को जो पहले होता रहा था AIPMT के दौरान 2009 में 2010 में हुआ था कि पहले प्रीलिम्स होता था, प्रीलिम्स में जो बच्चे क्वालिफाई करते थे वो मेंस देते थे, और जो मेंस होता था वो रिटन एग्जामिनेशन होता था जिसमें कोई भी एरर के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते थे। इसके तह तक जाने की जरूरत है कि कौन उसके लिए उत्प्रेरणा का काम कर रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये करवा रहा है। दोनों को सजा मिलनी चाहिए। आजकल पैसे कमाने के चक्कर में कोचिंग माफिया ने बाजार बना दिया है, अब बाजार से भी नीचे गिरा दिया। सेल्स टीम रख रहे हैं वो लोग, क्या मार्केटिंग टीम रख रहे हैं। नीट यूजी पेपर लीक पर छात्र गुस्से में है, राजनीति भी खूब हो रही है। परीक्षा रद्द करने की खबर के बाद कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने दिल्ली और भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया, दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। दिल्ली में NTA ऑफिस के बाहर NSUI कार्यकर्ता विरोध जता रहे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली में इसी तरह एक प्रदर्शन शिक्षा मंत्रालय के बाहर भी हुआ। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन SFI ने भी विरोध जताया। इन छात्रों को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया, लेकिन जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। आज भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, आरोप लगाया कि छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूछा, ये क्या गारंटी है कि दोबारा एग्जाम करवाने पर पेपर फिर लीक नहीं होगा। लाखों बच्चों और परिजनों में बीजेपी की भ्रष्टाचारी व्यवस्था के विरुद्ध बेहद आक्रोश और हताशा। बीजेपी सरकार मतलब नाकाम सरकार। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर CBI इंक्वायरी शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। 4 बार पेपर लीक हो चुका, तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं, और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आज तक हमारी 2.5 साल हो गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कि नाक के नीचे पेपर लीक हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है, तो और जिम्मेदारी को ले नहीं रहा, इससे बुरा क्या हो सकता है? तो पेपर सिर्फ कैंसिल कर देना या जांच घटित कर देना नाकाफी है। और CBI की जांच, मुझे लगता है कि कुछ उसका रिजल्ट निकलेगा नहीं। एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, वो भी समय सीमा बांध के होनी, 1 महीने 2 महीने में। और बड़े से बड़ा व्यक्ति अगर इन्वॉल्व हो तो उसको प्रमाण के साथ दंडित करेंगे, तब जाके लगेगा कि कुछ सिस्टम में अभी दम बचा है। पेपर लीक पर देशव्यापी बहस चढ़ी है, राजनीति हो रही है। सवाल इसीलिए हो रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से नीट की परीक्षा काफी विवादों में रही है। नीट आयोजित कराने वाली एजेंसी NTA आरोपों के घेरे में है। देश में पहले मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं अलग अलग संस्थाएं और राज्य कराते थे। एम्स, AFMC और जिपमेर की अलग प्रवेश परीक्षाएं होती थीं। 2013 में पहली बार नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया गया। नीट का मकसद पूरे देश के लिए एक देश एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा लागू करना था। शुरुआत में इसका आयोजन CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराता था। 2015 में नीट के पेपर्स लीक हुए, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। 2017 तक CBSE ही नीट परीक्षा आयोजित करता रहा। 2017 में केंद्र सरकार ने NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की। NTA का गठन राष्ट्रीय परीक्षाओं को पारदर्शी और प्रोफेशनल तरीके से कराने के लिए किया गया। 2018 में NTA आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आई। NTA को नीट, JEE और UGC नेट जैसी बड़ी परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी गई। 2019 से नीट परीक्षा का आयोजन NTA कराने लगी। दावा था कि NTA तकनीक और सुरक्षा के जरिए पेपर
लीक जैसी घटनाएं रोकेगी। इसके बावजूद नीट में पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप लगातार सामने आते रहे। 2024 में नीट यूजी की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगे, हालांकि परीक्षा रद्द नहीं हुई। जबकि इस वर्ष 2026 में एनटीए ने शुरुआती जांच के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया था। नीट यूजी में पेपर लीक का मुद्दा 2024 में भी काफी चर्चा में रहा था। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। हमने तब भी विस्तार से यह खबर आपको दिखाई थी। उस साल यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई थी। 2024 वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का मानना था कि पेपर लीक सिस्टमैटिक नहीं था, बल्कि कुछ केंद्रों तक ही सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की समिति को तकनीकी सुरक्षा उपायों में सुधार लाने के लिए एसओपी मजबूत करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय समिति की जिम्मेदारियां तय की थी, जिसमें संभावित साइबर सुरक्षा खामियों की पहचान करना, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी पहचान सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करना, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी लागू करना, मौजूदा प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना, परीक्षा केंद्रों के आवंटन की प्रक्रिया की समीक्षा करना और मजबूत शिकायत निवारण सिस्टम शामिल थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने साइबर सुरक्षा प्रबंधन में सुधार के लिए सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के महत्व पर जोर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि समिति को इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों का पालन भी हुआ है? क्या सख्त सुरक्षा और मजबूत एसओपी बनाने के निर्देश को फॉलो किया गया है? वैसे केंद्र सरकार पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए 2024 में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण कानून लागू कर चुकी है। इसमें दोषियों के लिए 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में काम करने वाले अधिकारी दोषी हुए तो उनको 3 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। इसी तरह अगर संगठित अपराध साबित हुआ तो 5 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। इसके बावजूद आज भी हमारे सिस्टम में लीकेज है और कठिन मेहनत करने वाले लाखों छात्र पेपर लीक की चुनौती से जूझ रहे हैं। फिक्र में बात करते हैं उन वीडियो की जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप। क्या बीजेपी के नेताओं पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर नहीं है? क्या ये लोग पेट्रोल और डीजल बचाने वाली अपील को लेकर गंभीर नहीं है? आपको 2 वीडियो फाइल से पूरी कहानी बताएंगे। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की है। वहां पर यह काफिला बीजेपी नेता पाठ्य पुस्तक निगम के नियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर का है। वो पद संभालने के लिए उज्जैन से भोपाल तक सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि सौभाग्य सिंह ठाकुर के काफिले में 500 गाड़ियां थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात देखी गई। नेताजी के काफिले की वजह से आम जनता को परेशानी हुई। हाईवे पर घंटों ट्रैफिक जाम रहा। जगह जगह सौभाग्य सिंह ठाकुर के काफिले में स्वागत समारोह के कारण ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। पीएम मोदी 2 बार पूरे देश से तेल बेचने की अपील कर चुके हैं। ऐसे में विपक्ष के नेता के वीडियो वायरल होने के बाद सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ये अपील और नियम सिर्फ आम जनता के लिए होते हैं? कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं। अगली तस्वीर देखिए, यह भी मध्य प्रदेश से आई है। यहां लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष बनाए गए बीजेपी नेता सत्येंद्र भूषण सिंह अपना पदभार ग्रहण करने ई रिक्शा से पहुंचे। ई रिक्शा में वो 3 नेताओं के साथ पहुंचे थे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन सवालों में उनके पीछे का काफिला, जिसमें बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं। नेताजी से जब ये सवाल पूछा गया कि वो ई रिक्शा से आए हैं लेकिन उनके पीछे 40 गाड़ियां चल रही हैं, इस पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। ऐसे वीडियो पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सफाई दी है। हालांकि उन्होंने माना है कि कुछ नेताओं की ओर से काफिला निकाला गया। आगे से वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे। वाहनों की आप यहाँ पर कतार देखेंगे तो ये जितने वाहन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक के बाद एक, ये सारे ही जो पदभार ग्रहण करने आए हैं सत्येंद्र भूषण सिंह, उन्हीं की ये पूरे के पूरे वाहन हैं। इतने शक्ति प्रदर्शन की क्या जरूरत होती है? कल भी 700 गाड़ियों का काफिला था। ये क्या होता है, कार्यकर्ताओं का अपना एक उत्साह होता है। वो वर्षों वर्ष कंधा मिलाकर के साथ काम करते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि हमारे भाई साहब को, हमारे
पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है तो हमें भी उनका जाकर के स्वागत सम्मान करना चाहिए और नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। इसलिए कार्यकर्ता अपने आवेग को रोक नहीं पाते हैं। जैसे दवाई का असर धीरे धीरे होता है, ऐसे अपील का असर, लेकिन आज मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि हम लोग अपने सभाओं में काफिला ना लाएं और कम से कम स्वागत करें। एक तस्वीर उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विवादों में आ गए। पीएम मोदी के पेट्रोल बचाओ अभियान से प्रेरित होकर वो स्कूटी से दफ्तर गए थे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जिस स्कूटी से वो दफ्तर पहुंचे उसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है। स्कूटी वाली तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके बाद वो ट्रोल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी अपील को सिर्फ स्टंट कहा जा रहा है, क्योंकि उनके पीछे उनका काफिला भी चल रहा था। अफसोस, ड्रामेटिक्स में ज्यादा बिजी हैं ये लोग। विपक्ष के कई नेता प्रधानमंत्री मोदी की अपील को सरकार की विफलता बता रहे हैं। पूछा जा रहा है कि जब मजबूत अर्थव्यवस्था का दावा किया जा रहा है, तब अचानक से अर्थव्यवस्था पटरी से कैसे उतर गई। विपक्ष के सवाल और सरकार के जवाब पर हमने एक न्यूज रील तैयार की है। इससे आपको पता चलेगा कि इस मुद्दे पर राजनीति कैसे हो रही है। ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। तो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। एकदम से जो बोला है, आउटबर्स्ट हुआ है, एकदम चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद क्यों बोला गया, बड़ा सवाल पड़ता है। और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, संसद को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, ऑल पार्टीज को बुला के चर्चा करनी चाहिए, तो फिर मुझे लगेगा कि बड़ा सार्थक होगा उनका जो उन्होंने कहा है। उन्होंने एक भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए और जिस तरह से बातें कही हैं, क्योंकि आज भी दुनिया की पूरी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ा है, लेकिन आज भी भारत की इकोनॉमी हो और भारत में जिस तरह से लगातार कोई संकट तेल का नहीं है, पेट्रोलियम का नहीं है। प्रधानमंत्री जब अपील करते हैं, देश उसके साथ चलता है। प्रधानमंत्री ने तो राजनीतिक दलों से भी कहा था इसमें वो साथ दें, लेकिन विपक्षी दलों की लत जो लग गई है विरोध करने की, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। All parties in opposition have said what Prime Minister is appealing. It shows the complete failure of Mr. Modi and his government. नेताओं के लंबे लंबे दौरे हो रहे हैं काफिला के साथ, खुद प्रधानमंत्री जी बाहर जा रहे हैं, तो आम लोगों की सरकार नहीं है, चुने हुए लोगों की सरकार है। आपने पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने वाली देशव्यापी अपील पर सियासत देख ली। कोई कह रहा है कि बड़ा तेल संकट आने वाला है, तो कोई कह रहा है कि अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं। लेकिन जब आप खाड़ी में चल रहे तनाव के बीच दुनिया पर नजर डालेंगे तो समझ में आएगा कि भारत में हालात अभी बहुत अच्छे हैं, जबकि दुनिया के 40 देशों में स्थिति इससे कहीं ज्यादा गंभीर दिखती है, क्योंकि वहां सिर्फ जनता से अपील नहीं की जा रही है, बल्कि पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली बचाने के लिए सख्त पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। गाड़ियों पर ऑड इवन से लेकर क्यूआर से पेट्रोल, डीजल मिलने और एसी का तापमान तक अब सरकारें ही तय कर रही हैं। दरअसल IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के ट्रैकर से पता चलता है कि करीब 40 देशों ने पेट्रोल, डीजल बचाने के लिए लोगों के वाहन चलाने पर ही पाबंदी लगा दी है। लोगों से सफर कम करने, बिजली की बचत करने और ऑफिस कल्चर बदलने तक का आदेश जारी कर दिया है। जैसे कि 18 देशों ने मोबिलिटी यानी वाहनों की गतिशीलता कम करने की रणनीति अपनाई, जिसमें ईंधन की बचत के लिए खरीद की सीमा तय करने, ड्राइविंग के लिए ऑल्टरनेटिव डेज तय करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। प्राइवेट और सरकारी गाड़ियों पर लिमिट तय करने और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रोत्साहन जैसे प्रयास शामिल हैं। वहीं 13 देशों ने वर्क फ्रॉम होम और रिमोट वर्क अरेंजमेंट को बढ़ावा दिया। यह कदम खासतौर से पब्लिक सेक्टर में उठाया गया है। कई देशों ने पब्लिक कैंपेन, कूलिंग, लाइटिंग लिमिट, सरकार की तरफ से आने जाने पर रोक और जनरल एफिशिएंसी ड्राइव्स के जरिए फ्यूल की खपत कम करने को लेकर बड़े कदम उठाए। और तो और इनमें से 3 देशों ने कुकिंग ऑयल, LPG की खपत कम करने के लिए राशनिंग, सिलेंडर आधे भरना या
इलेक्ट्रिक पीएनजी के ऑप्शंस पर शिफ्ट करने जैसे सीधे उपाय भी लागू कर दिए हैं। लेकिन अपने यहाँ अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसीलिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए जिसमें पता चलेगा कि भारत में स्थिति के बीच खाड़ी की भारत में स्थिरता के बीच खाड़ी की विकट परिस्थितियों को लेकर दुनिया में कैसे हड़कंप और 40 देशों ने अपने नागरिकों को इस संकट से बचाने के लिए अब तक क्या कड़े और बड़े फैसले लिए हैं। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले ही प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की अपील की है, जबकि इंडोनेशिया में शुक्रवार का दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए जरूरी कर दिया गया है। श्रीलंका में हर बुधवार को ऑफिस बंद रहेंगे। दक्षिण कोरिया में वर्क फ्रॉम होम को लेकर अभी फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स हैं और कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, पेरू और मिस्र में वर्क फ्रॉम होम घोषित है। भारत में बिजली बचत को ध्यान में रखकर कूलिंग एसी लिमिट्स को लेकर अभी कोई फैसला तो दूर, जनता से कोई अपील तक नहीं की गई है। जबकि कंबोडिया में एसी का तापमान 24 से 25 डिग्री, मलेशिया में 24 डिग्री, श्रीलंका में 26 डिग्री और थाईलैंड में 26 डिग्री तय कर दिया गया है। सिंगापुर में 25 डिग्री के आदेश के बीच लोगों से यह भी कहा गया है कि फैन ज्यादा चलाइए, एसी कम। जबकि जॉर्डन में सरकार ने सरकारी दफ्तरों में एसी को ही बैन कर दिया है। हवाई और सड़क मार्ग के जरिए सरकारी देश विदेश यात्राओं पर लिमिट और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ईंधन बचाने के उपायों की बात करें तो जॉर्डन में सरकारी अधिकारियों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल पर प्रतिबंध है। दक्षिण कोरिया में पब्लिक सेक्टर के लिए ऑड इवन लागू है। तंजानिया में सामूहिक बस यात्रा का आदेश जारी है। इनके अलावा मिस्र, मलेशिया, पनामा समेत कई देशों में ट्रैवल बैन लागू है। श्रीलंका में क्यूआर कोड से पेट्रोल डीजल मिल रहा है, वो भी तय मात्रा में। और इंडोनेशिया में बायोडीजल और ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अपने यहाँ ये फैसले नहीं लिए गए हैं। पीएम ने जनता से सिर्फ आह्वान किया है। देश के नामी उद्योगपति जिसकी सराहना कर रहे हैं। ऑनरेबल पीएम साहब का जो कॉल है वो बहुत सही कॉल है। इंडिया आज के दिन पूरा अपना फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करती है। ये इससे हमारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, हमारी डिपेंडेंस बहुत बढ़ रही है। As always, the Prime Minister guides the country with his vision, and I think it's always a very forward-looking message that he has given. And it is not only for these tough times, but also in the future. The adoption of futuristic technology will always benefit. पीएम मोदी ने एक दिन पहले ये भी अपील की है कि कुछ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जबकि स्कूल और विश्वविद्यालयों को लेकर श्रीलंका में बुधवार को जबरन सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई और लाओ पीडीआर यानी कि लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में हफ्ते में 3 दिन स्कूल कॉलेज बंद रखने का फरमान जारी करना पड़ा। इसके अलावा एनर्जी बचाने के लिए दुनिया भर में क्या क्या किया जा रहा है ये भी देखिए। ऑस्ट्रेलिया में ईंधन की खपत कम करने के लिए एवरी लिटिल बिट हेल्प्स नाम से सरकारी कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका मतलब है जनता का हर छोटा प्रयास मायने रखता है। दक्षिण कोरिया में भी बढ़ती ऊर्जा कीमतों और वैश्विक तेल संकट के बीच नेशनल लेवल पर ऊर्जा बचत अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अनावश्यक बिजली इस्तेमाल न करने, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग करने, दफ्तरों में एसी सीमित रखने और सार्वजनिक संस्थानों में बिजली खपत कम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कंबोडिया में सरकारी कंपनियां जनता से आग्रह कर रही हैं कि वो बिजली की खपत को कम करें और सिंगापुर में लेट्स सेव एनर्जी टुगेदर अभियान शुरू किया गया है। इसके जरिए लोगों को बिजली बचाने, एसी का सीमित इस्तेमाल करने और घरों में बिजली खपत घटाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। It is a very long way to go. It is a new world order, and like we said during COVID, it is a new normal. I think it will be a different way. The companies will look at their businesses, and the pressure is going to be on the industry to become globally competitive and begin exporting and reduce the imports. ऊर्जा संकट के बीच इमरजेंसी की घोषणा किन किन देशों में की गई है ये भी देखना जरूरी है। मेडागास्कर में 15 दिन, मार्शल आइलैंड में 90 दिन और फिलीपींस, श्रीलंका में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित है। और गैस सिलेंडर पर ब्रेक की बात करें तो मालदीव और नेपाल में अब सिर्फ आधे सिलेंडर ही भर कर दिए जा रहे हैं।
ताकि सबको गैस मिल सके। कुछ देशों ने पीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिव्स को बढ़ावा दिया है ताकि गैस की बचत की जा सके, और ब्रिटेन ने एलपीजी से चलने वाले वाटर पंप छोड़ने पर ज्यादा सब्सिडी देने का ऐलान तक किया है। और वक्त हो गया एक ब्रेकिंग न्यूज का। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से बातचीत को लेकर। आरएसएस के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले का बयान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ संवाद बंद करने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंध रहे। दत्तात्रेय होसबोले ने यह भी कहा, भारत पाकिस्तान एक ही राष्ट्र रहे हैं। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां नए मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल की नियुक्ति को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। टीएमसी ने नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को शर्मनाक बताया है, तो बीजेपी ने कहा है कि टीएमसी को सवाल उठाने का कोई अधिकार ही नहीं। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा कि अब बीजेपी और चुनाव आयोग इलेक्शन को चुराने के मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए। इस पर बीजेपी के तपस रॉय ने कहा कि टीएमसी सरकार के दौरान अधिकारियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता था। आपको बता दें कि 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल को शुभेंदु अधिकारी की शपथ के महज 2 दिन बाद बंगाल का मुख्य सचिव बना दिया गया है। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। उन्हीं की निगरानी में एसआईआर की प्रक्रिया चली, जिसमें करीब 90 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। मनोज अग्रवाल की निगरानी में ही विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुआ। अब जैसे ही उन्हें राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है, तो विपक्ष हमलावर हो गया है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिन्होंने बंगाल में लाखों मतदाता हटा दिए, अब उन्हें राज्य का टॉप अधिकारी बना दिया गया है। क्या अब भी किसी को यकीन है कि बंगाल चुनाव निष्पक्ष था? वहीं राहुल गांधी ने भी मनोज अग्रवाल की नियुक्ति पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि बीजेपी ईसी के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। And it's not, as a not a CEO, he's the senior most SCS of the state. Is there anything? Please talk to others. We, the government of BJP, are performing as per the law. I have nothing personal against him, but it is strange and surprising that the man who was in charge of conducting the elections and looking after the SIR revision has been made Chief Secretary. So this gives rise to the question that whether it is a reward for having the election in favor of the BJP. The government should clarify this point. हम भी बोलते हैं, अब लोग कई साल चुपचाप रहिए, सेलोटेप लगाइए मुख में, बात मत कीजिए। ये सवाल का जवाब तो बीजेपी को और बंगाल के बीजेपी के मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा। ताज्जुब की बात है कि जो कल तक एसआईआर के इंचार्ज थे, आज वो स्टेट गवर्नमेंट में आ गए। मुख्य सचिव पर चल रही उठापटक के बीच अब आपको बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के वो बड़े फैसले बताते हैं जो राज्य की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े हैं। पद संभालने के बाद पहले ही दिन शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और तमाम जिला मजिस्ट्रेट्स के लिए ये अहम निर्देश जारी किया है, जिनके तहत सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की पूरी आज़ादी होगी। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का उपद्रव या अशांति पैदा नहीं करेगा। विशेष परिस्थितियों में जैसे दुर्गा पूजा, रमजान या ईद के दौरान सार्वजनिक सड़कों पर आयोजन किए जा सकेंगे, बशर्ते उसके लिए आवश्यक कानूनी अनुमति ली गई हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद 3 रनवे में से फिलहाल 2 रनवे बंद पड़े हैं। इसकी वजह एयरपोर्ट परिसर के भीतर स्थित एक मस्जिद से जुड़ा विवाद बताया गया है। सरकार संबंधित पक्षों से बातचीत करेगी और मस्जिद को किसी वैकल्पिक स्थान पर ट्रांसफर करने की संभावनाओं पर विचार करेगी ताकि बंद रनवे दोबारा चालू किए जा सकें। संविधान के प्रावधानों के तहत सिख समुदाय के लोगों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त है। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा कि सिख समुदाय के अलावा कोई अन्य व्यक्ति बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन न चलाए। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की
लापरवाही या समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की सभी लंबित परियोजनाओं और कार्यों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। तमाम जिला मजिस्ट्रेट्स को सभी स्कूलों और कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी भंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, जिनमें स्वस्थ साथी भी शामिल है। फिक्र में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस नशीले पेय पदार्थ की जिसका सेवन सेहत और जेब दोनों के लिए हानिकारक है, लेकिन सरकार के नजरिए से कमाई का सबसे बड़ा टूल है। और अब यही शराब जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़े बवाल की वजह बन गई है। सीएम ओमर अब्दुल्ला अब विरोधियों के साथ अपनों के ही निशाने पर आ गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले तक ओमर अब्दुल्ला दावा करते थे कि पिछली सरकारों में शराब की दुकानों की बम्पर कमाई हुई है, लेकिन आज जब वो खुद सरकार हैं तो कह रहे हैं कि सरकार किसी को शराब पीने के लिए मजबूर नहीं कर रही है। लोग अपनी इच्छा से शराब खरीदते हैं। ना तो सरकार शराब का प्रचार कर रही है और ना ही इसकी उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब शराब की बिक्री लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में शराब की खपत पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2024 और 25 में प्रदेश में 6 करोड़ 93 लाख शराब की बोतलों की बिक्री दर्ज की गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। इसका मतलब है कि प्रदेश में औसतन हर दिन करीब 1,90,000 बोतलें बिकी। पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2018-19 में 6 करोड़ 83 लाख बोतलें बिकी, 2019-20 में 6 करोड़ 63 लाख, 2020-21 में कोविड काल के दौरान बिक्री घटकर 4 करोड़ 71 लाख हुई, 2021-22 के दौरान 5 करोड़ 64 लाख बोतलें बिकी। वर्ष 2022-23 में 6 करोड़ 59 लाख बोतलें, जबकि 2023-24 में 6 करोड़ 72 लाख बोतलें बिकी। वहीं 2025-26 में जनवरी तक ही 5 करोड़ 63 लाख बोतलें बिक चुकी हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि इस वर्ष भी बिक्री का आंकड़ा ऊंचा रह सकता है। शराब बिक्री से सरकार को होने वाली कमाई भी लगातार बढ़ी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2023 से 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर में शराब बिक्री से करीब 2,152 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ श्रीनगर से 2023-24 में 54 करोड़ 89 लाख रुपए, 2024-25 में 65 करोड़ 57 लाख रुपए की कमाई हुई है, जबकि पिछले 2 वर्षों में कश्मीर रीजन से 184 करोड़ 48 लाख रुपए का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ है। घाटी में शराब बिक्री सामाजिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील मुद्दा रहा है, इसीलिए इन आंकड़ों ने बहस को और तेज कर दिया है। और इस बीच सीएम ओमर अब्दुल्ला के एक बयान पर विवाद होने के बाद उन्हें सफाई देनी पड़ गई है। ओमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि ये दुकानें उनके लिए हैं जिनका मजहब शराब पीने की इजाज़त देता है, हम बैन नहीं लगाएंगे। इसके बाद ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि अक्टूबर 2024 से शराब की एक भी नई दुकान नहीं खुली है, वो समाज में बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान के बाद पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने गुजरात और बिहार का जिक्र करते हुए सरकार के तर्क पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं अपनी ही पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहदी भी उमर अब्दुल्ला पर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला के हालिया बयान के बाद विपक्ष और धार्मिक संगठनों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ अभियान तेज है, लेकिन शराब बिक्री लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। किसी ने मजबूर किया पीने को, मजबूर किया नहीं। जब एक सेकंड, आप अपनी मर्जी से आप लोग दुकान में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? जब हम आपको घसीट के नहीं ले रहे, हम इसकी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे हैं। सुनिए, हमने इसकी तादाद नहीं बढ़ाई। ये दुकान सबके लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से बाहर से जो लोग आते हैं, ये उनके लिए हैं।